जसरत खोखर 15वीं सदी का एक पंजाबी हुक्मरान था। इसकी वजह शोहरत गैर मुल्की हमलावरों के खिलाफ इसकी मज़ाहमत थी। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू, नॉर्थ पंजाब और पोठोहार तक इसके इलाकों में शामिल था। कहते हैं शहाबुद्दीन गौरी ने जब हमला किया तो उस वक्त लाहौर के हुक्मरान ने भी इन्हीं से मदद तलब की। शहाबुद्दीन गौरी की धमियाक के करीब असैसिनेशन में भी इन्हीं खोखरों का हाथ था। नुसरत खोखर जो कि एक जिम्मेदार था और उसके पास सिर्फ 2000 की फौज थी, लेकिन वो अमीर तैमूर का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा था। शेखा और जसरत ने 1393 में लाहौर पर कब्जा किया। कुछ अर्सा इनकी हुक्मरानी रही, लेकिन बावजूद कोशिशों के शेखा की तुगलकों और सल्तनत दिल्ली से ना बन सकी। ऐसा लगता था मंगोल इस दफ़ा शहर को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते थे और लाहौर ने ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। ये लाहौर की तारीख का बदतरीन दौर था। तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि शेखा की जिंदा खाल उतार दी गई। मंगोल जसरत को बांधकर अपने साथ पैदल समरकंद ले गए। जसरत की कहानी अभी बाकी थी और इस कैद के बाद ही उसका राइज शुरू होता है। अभी उसकी ज़िंदगी में और जंगें भी बाकी थी। एक दिन मौका मिलने पर जसरत मंगोलों की जेल से भाग निकला और वापस हिंदुस्तान पहुंच गया और शेखा के बाद अब कबीले की कमान उसके पास आ गई थी। 1420 में कश्मीर में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। जसरत और शाह खान के इस अलायंस की इतला मिलने पर अली शाह ने अपनी फौज सियालकोट की तरफ रवाना की, लेकिन जसरत और शाह खान ने उसे शिकस्त दे दी। इसके बाद उसने शाह खान को कश्मीर के तख्त पर बिठाया और उसे सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का लक़ब दिया। यूं जसरत महज एक सरदार से किंग मेकर बन गया। पंजाब और लाहौर की तारीख जसरत के बगैर नामुकम्मल है। जसरत खोखर और इसके कबीले की, जो पोठोहार की सॉल्ट रेंज में दरिया झेलम के दोनों किनारे आबाद था, इसकी गैर मुल्की हमलावरों के खिलाफ, चाहे वो मंगोल थे या सलातीन दिल्ली, मज़ाहमत की एक तारीख है जिसका जिक्र कम ही किया जाता है। जसरत सन ऑफ सॉइल था और उसने मज़ाहमत और रेजिलियंस की एक नई तारीख रकम की। इससे पहले मैं वीडियो में बात कर चुका हूं कि किस तरह जसरत खोखर, जो कि मिराकुलसली मंगोलों से बच गया, बल्कि वो समरकंद से भागकर उनकी कैद से वापस हिंदुस्तान पहुंचा। यहां आकर उसने अपनी एक फौज तैयार की और जल्द ही उसने और उसके कबीले ने सल्तनत दिल्ली के खिलाफ फिर से मज़ाहमत शुरू कर दी। उसने सियालकोट पर कब्जा कर लिया और कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को तख्त पर बिठाकर वो किंग मेकर भी बन गया। इसके बाद जसरत ने लाहौर का मुहासरा किया और चंद घंटों में लाहौर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में सैयद डायनेस्टी के अगले रूलर, जो कि खिजर खान के बाद 1421 में तख्त दिल्ली पर बैठा, वो मुबारक शाह था। मुहक्किक माजिद शेख के मुताबिक उसने तख्त पर बैठने के बाद सबसे पहले जसरत से निमटने का फैसला किया। जुलाई 1421 में उसने अपनी फौजें जसरत के खिलाफ मूव की। कहते हैं जम्मू के राजा भीमदेव ने भी इस मौके पर मुबारक शाह का साथ दिया, क्योंकि वो जसरत खोखर से कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। यूं जसरत के ये दुश्मन इकट्ठे हो गए। ये एक बहुत बड़ी फौज थी और जसरत के पास इसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन फिर भी जसरत को जब इस बात का पता चला तो उसने लाहौर में इंतज़ार करने की बजाय बाहर निकलकर इन फोर्सेस का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने दिल्ली की तरफ ही पहले तलवंडी पर हमला किया और फिर जालंधर, लुधियाना पर मुहासरे के बाद कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सरहिंद की तरफ ही पेशकदमी शुरू कर दी और मलिक सुल्तान शाह लोदी के किले का मुहासरा कर लिया। लेकिन इसी दौरान मुबारक शाह की फोर्सेस वहां पहुंच गईं। जसरत खोखर ने यह सूरत हाल देखते हुए अपनी फौजों को दरिया सतलुज की तरफ मूव कर दिया, जिसके पार पहुंचकर उन्होंने दरिया पर सारी कश्तियों को वहां से हटा दिया ताकि रॉयल आर्मी दरिया पार न कर सके। अब दोनों फौजें दरिया के किनारों पर खड़ी थी। इसी दौरान बारिशें भी शुरू हो गईं क्योंकि मॉनसून का मौसम था। कहते हैं इसके बाद दोनों फौजों की जंग 40 दिन चलती रही। यह खौफनाक लड़ाई थी जिसमें दोनों तरफ का खासा नुकसान हुआ। जसरत को लगा कि शाही फौज की इतनी बड़ी तादाद को ज़्यादा देर रोके रखना मुश्किल होगा। इस लड़ाई में जसरत के कई सिपाही मारे गए। अगरचे रॉयल आर्मी बावजूद कोशिश के दरिया नहीं पार कर पा रही थी और दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये फ़ौज बहुत बड़ी थी और जसरत को भी मालूम था कि वो ज़्यादा देर इनको रोके नहीं रख सकता। यूं जसरत ने वहाँ से विड्रॉ करने का फ़ैसला कर लिया और वापस पोठोहार का रुख कर लिया। एक मरतबा फिर किस्मत ने जो कुछ दिया था वो उसके हाथ से छिन गया
लाहौर भी उसके पास ना रहा और वो अपने इलाके में वापस आ गया। जसरत खोकर की जिंदगी ने उसके साथ बार बार यही किया। मुबारक शाह अब लाहौर को हर कीमत पर अपने पास रखना चाहता था। तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि उसने फैसला किया कि वो लाहौर की दोबारा से तामीर करेगा और उसने फिर से किले की दीवारों को बनाने का हुक्म दे दिया। इसके बड़े बड़े दरवाजे बनाए। इस लड़ाई के बाद मुबारक शाह लाहौर में 2000 घुड़सवारों की एक फौज छोड़कर गया ताकि वो शहर का दिफा कर सके। लेकिन उसके जाते ही जसरत फिर से वापस आ गया। कुछ अर्सा बाद वो फौज लेकर लाहौर के बाहर पहुंचा और उसने पहले चाह मीरा में डेरे डाले और लाहौर पर फिर से कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद जसरत और सल्तनत दिल्ली की फोर्सेस के दरमियान जंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया। मुबारक शाह उससे हर कीमत पर निमटना चाहता था। उसने जसरत के खिलाफ बार बार फौजें रवाना की जिसका वो मुकाबला करता रहा। मुहक्किक माजिद शेख के मुताबिक इस तरह से जसरत ने इन सालों में लाहौर पर कब्जे के लिए 20 जंगें लड़ी और लाहौर पर वो 9 मरतबा कब्जा करने में कामयाब हुआ। सल्तनत दिल्ली उसके खिलाफ फौजें भेजती रही। लाहौर उसके हाथ से निकल जाता, लेकिन जसरत एक ऐसा जंगजू था जिसे हार मानना नहीं आता था। हर शिकस्त के बाद वो वापस पोठोहार चला जाता और वो और उसका कबीला फिर से वापस लाहौर पर हमला करते। फिर मुबारक शाह ने तंग आकर एक बड़ी फौज की तैयारी का हुक्म दिया। जसरत की रेजिलियंस अगरचे बहुत थी, लेकिन इस कदर बड़ी फौज के सामने एक कबीले की फौज शायद नाकाफी होती। जसरत की फौज उन पर हमला कर सकती थी, नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन इलाकों पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकती थी। इसीलिए वो एक मरतबा फिर वापस पोठोहार चले गए। लेकिन लाहौर पर कब्जे की जंगों के दौरान उसने अपने एक दुश्मन राजा भीमदेव से बदला ले लिया। उसने सल्तनत दिल्ली का साथ देकर उसके साथ जो कुछ किया था, जसरत उस दुश्मनी को भूलने वाला नहीं था। अप्रैल 1423 में जसरत ने जम्मू पर हमला किया और वहां हुई एक जंग में राजा भीमदेव मारा गया और मानक देव को जसरत ने उसकी जगह राजा बना दिया। इन मार्कों के बाद 1428 में उसने एक और कोशिश की कि वो लाहौर पर कब्जा कर सके। उसने कलानूर किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन मलिक सिकंदर तोहफा जो उस वक्त लाहौर में सल्तनत दिल्ली का गवर्नर था, उसने जसरत को ब्यास के किनारे शिकस्त दी और वो और उसके जंगजू वापस पोठोहार की तरफ लौट गए। शेख अली काबुल का गवर्नर था जो उस वक्त तैमूरियों के अंडर था। उसने 1430 में पंजाब पर हमला किया, लेकिन जसरत खोकर ने मौका होने के बावजूद इस गैर मुल्की हमलावर का साथ ना दिया। हालांकि उस वक्त कई सरदारों ने सल्तनत दिल्ली के खिलाफ उसका साथ दिया। शायद उसने सोचा हो कि एक गैर मुल्की हमलावर के बाद दूसरे के आने से क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी लड़ाई तो उसके अपने इलाके के लिए थी। लेकिन शेख अली के हमलों और उसके यहाँ से जाने के बाद दिल्ली की सल्तनत फिर से कमज़ोर हो गई और जसरत को लगा कि एक और अपॉर्चुनिटी है लाहौर वापस लेने की। कहते हैं 1432 में उसने लाहौर पर फिर से कब्जे की एक कोशिश की। उसने जालिंदर पर कब्जा करने के बाद लाहौर का रुख किया और शहर का मुहासरा कर लिया। उसकी फौजों ने लाहौर के गवर्नर सिकंदर तोहफा को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन मुबारक शाह फिर अपनी फौज लेकर आ पहुंचा। जसरत वहां से तिल्हाड़ पहुंचा, लेकिन फिर इलाहाबाद के करीब हुई लड़ाई में उसे दिल्ली की फौज के हाथों शिकस्त हो गई। जसरत फिर पोठोहार वापस चला गया। कुछ अरसे के लिए उसने और उसके कबीले ने लाहौर पर अपने ये हमले रोक दिए। शायद जसरत को एहसास हुआ कि उसकी कोशिशें सल्तनत दिल्ली के खिलाफ रंग नहीं ला रही और अब उसे लौट जाना चाहिए। मुबारक शाह जिसने 13 साल हुक्मरानी की, लेकिन अपना सारा अहद उसने जसरत से लड़ने में गुजार दिया। उसे 1434 में एक दरबारी साजिश में कत्ल कर दिया गया। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह तख्त पर बैठा, लेकिन जसरत अब लाहौर से ज्यादा गैर मुल्की हमलावरों के खिलाफ मुतहरिक हो गया। उसने उसी सिकंदर तोहफा जिसको उसने लाहौर पर हमले में कैदी बनाया था, उसके साथ अलायंस कर लिया और सरहिंद जो उस वक्त अफगानों के कब्जे में था उसे छुड़वा लिया। 1436 के बाद उसने बहलोल खान लोधी के खिलाफ जंगें लड़ी। सुल्तान महमूद उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठा था। इस सब के बावजूद वो जसरत से छुटकारा पाना चाहता था। उसने बहलोल लोधी से सुलह करके उसे सरहिंद और लाहौर के इलाके दे दिए ताकि वो जसरत से अपनी जान छुड़ा सके। लेकिन जसरत ने इस मौके पर एक और चाल चली। उसने भी बहलोल खान लोधी से सुलह कर ली और सुलह के बाद कहते हैं उसने ही बहलोल खान लोधी को दिल्ली पर हमले का मशवरा दिया। बहलोल खान लोधी पहले ही तख्ते दिल्ली का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। जसरत की सपोर्ट के बाद उसने दिल्ली का रुख कर लिया और लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी। यूं जसरत खोकर एक मरतबा फिर से किंग मेकर के रोल में आ गया।
जब बहलोल लोधी यहाँ पर था तो उसने जसरत के इलाके उसे वापस कर दिए और चिनाब और झेलम के दरमियान इलाके उसको दे दिए और तय ये हुआ कि इन इलाकों में उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। जसरत की दिल्ली के खिलाफ बगावत 20 साल जारी रही। इस दौरान उसने लातादाद जंगें लड़ी। कहते हैं ये जसरत ही था जिसने इन बड़ी सल्तनतों के खिलाफ बरे-सगीर में गुरीला वॉरफेयर का टैक्टिक इंट्रोड्यूस करवाया। वो खुद इन इलाकों पर कब्जा तो नहीं बरकरार रख सका, लेकिन उसकी बगावत और हमलों ने तख्त दिल्ली को बहुत कमज़ोर कर दिया। जसरत खोकर के आखिरी सालों के बारे में बहुत कम मालूमात है। कहते हैं 1442 में डोगरा शहजादी, जो कि जसरत खोकर की बीवी और राजा भीम की बेटी थी, उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए उसे कत्ल करवा दिया। इससे जसरत की शादी राजा भीम को जंग में शिकस्त देने के बाद हुई थी। 15वीं सदी की एक नज़्म में भी इस वाक़े का जिक्र है और ये भी कि ये कहीं जम्मू के करीब हुआ था। लेकिन मौत के वक्त जसरत जम्मू और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों पर काबिज था। उसके ज़ेर असर इलाकों में हिमाचल प्रदेश से मरी और नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब के पोठोहार रीजन भी शामिल थे। कहते हैं उसने इन इलाकों में कई किले भी तामीर करवाए, जिनके हवाले से आज भी बहस है कि ये खोखरों के हैं या गखड़ों के। जसरत के बाद उसका कबीला भी इन इलाकों पर अपना होल्ड ना रख सका और लोधियों ने और फिर मुग़लों ने उनसे ये इलाके वापस छीन लिए और जसरत ने जिस पंजाबी एम्पायर को बनाने में सारी ज़िंदगी लगा दी, वो वापस इन गैर मुल्की हमलावरों के पास चली गई। एक तरह से उसकी ये लड़ाई पंजाब के लोगों की गैर मुल्की हमलावरों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी थी। जसरत खोखर और उसके कबीले ने सल्तनत दिल्ली के हुक्मरानी कबूल करने से इनकार किया और लाहौर वापस लेने की बार बार कोशिश की। उसने अपने मुट्ठी भर जंगजुओं से अमीर तैमूर की बड़ी फ़ौजों का मुकाबला करने की भी कोशिश की। जसरत की ये बगावत सल्तनत दिल्ली के ख़िलाफ़ होने वाली बगावतों और लड़ाइयों में से सबसे ज़्यादा ज़ोरदार थी, जिसने उसकी बुनियादें हिला कर रख दी। उसने पंजाब को सल्तनत दिल्ली से तकरीबन 2 दहाइयाँ आज़ाद रखा या फिर उन्हें यहाँ कदम नहीं जमाने दिए। तारीख़ मुबारक शाह के राइटर याहिया बिन अहमद सरहिंदी के मुताबिक वो दिल्ली पर कब्ज़ा करना चाहता था और बावजूद उसके वो ऐसा ना कर सका। उसकी स्पिरिट हाई ही रही और दिल्ली के ताज में वो एक कांटे की तरह था। ये जसरत खोकर ही था जिसके हमलों ने सैयद डायनेस्टी को इस कदर कमज़ोर कर दिया कि फिर दिल्ली उनके हाथ से ही निकल गया। अगर वो दिल्ली पर कब्ज़े में कामयाब होता तो शायद बरे-सगीर की तारीख़ मुख्तलिफ होती, लेकिन उसकी इस मुज़ाहमत ने इसके बावजूद एक तारीख़ रकम की। हिस्टोरियन KS लाल ने जसरत को एक बहादुर जंगजू लिखा है जिसके पास दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए पॉलिटिकल पावर और रिसोर्सेज नहीं थे। यहाँ के सरदारों ने भी उसकी उस तरह से मदद नहीं की जो अगर की जाती तो इन जंगों का हाल मुख्तलिफ हो सकता था। जसरत खोकर तभी पंजाबियों का हीरो समझा जाता है जो यहाँ एक पंजाबी सल्तनत बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा ना हो सका। यहाँ एक वेबसाइट पंजाबी वसेब के मुताबिक एक नुक्ता अहम है कि जब बहलोल खान लोधी ने दिल्ली पर कब्जे का इरादा किया तो उसने तमाम अफगान सरदारों को इकट्ठा किया और उन्होंने उसका साथ दिया। लेकिन जसरत जो 2 दहाइयों तक लड़ता रहा, वो इन इलाकों पर कब्जे के बाद पंजाब के अंदर भी अपने किलों पर कब्ज़ों को बरकरार ना रख सका। शायद यही पंजाब की तारीख़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पंजाब की तारीख़ में किसानों और भट्टियों की बगावत के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।